हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल को और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि प्रियम्बल एक्चुअली है क्या, इसको लिखा क्यों गया है। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि प्रियम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे समरी है। ओके, मीन्स अगर आप एक बार पूरा प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, किसके फ्रीडम की बात की गई है, किसको इक्वेलिटी सोसाइटी में देने की बात की गई है। हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रियम्बल को ब्लूप्रिंट भी कॉन्स्टिट्यूशन का बोला जाता है, क्योंकि एक बार सिर्फ प्रियम्बल पढ़ लेने से आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में बात हुई है, ये आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। ओके, अब देखिए प्रियम्बल को अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। कई सारे जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रियम्बल को डेफिनेशंस दी गई हैं। तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस जो हैं प्रियम्बल की वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछी जाती हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है प्रियम्बल जो है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेफिनेशन प्रियम्बल को किसके द्वारा दी गई है। तो आपको यहाँ पे नाम के.एम. मुंशी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है कि ये जो प्रियम्बल है वो सोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वहीं पे थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा है कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि ये जो प्रियम्बल है ये की है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेफिनेशन प्रियम्बल को किसके द्वारा दी गई है, तो आपको नाम याद रखना है अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा ये डेफिनेशन प्रियम्बल को दी गई है। ओके, अब देखिए जो हमारा प्रियम्बल है वो 4 पार्ट में पूरे डिवाइड है। ओके, सबसे पहले हमारे जो प्रियम्बल है उसमें एस सोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एस से आप सोर्स याद रख सकते हैं। उसके बाद नेचर बताया हुआ है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे प्रियम्बल में बताया गया ऑब्जेक्टिव कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए हमारा जो प्रियम्बल है वो के पूरे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, सबसे पहले इसमें सोर्स बताया गया है कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है। ओके, सेकंड नंबर में बताया हुआ है नेचर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, ये थर्ड नंबर में हमारे प्रियम्बल में बताया गया। और सबसे लास्ट में जो हमारे प्रियम्बल में बताया हुआ है वो है डेट। ओके, कि किस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई, तो आप याद रख सकते हैं। एस फॉर सोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है एस फॉर सोर्स, एन फॉर नेचर, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड डी फॉर डेट। तो आप नोट से ये नाम याद रख सकते हैं, तो आपको प्रियम्बल को याद करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और बात आती है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए आप लोगों को नहीं पता होगा शायद कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्चुअली है क्या। तो देखिए पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो बात हो रहा था कि क्या क्या इसमें लिखा जाएगा, किसकी राइट्स की बात की जाएगी, किसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आप ये यहाँ पे आपके जो स्क्रीन में सामने दिख रहा है यही है वो ड्राफ्ट। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पूरी तरह से बताया हुआ था कि किसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, किसकी राइट्स की बात की जाएगी, किसके फ्रीडम्स की बात की जाएगी, इसमें पूरा लिखा गया था। तो इसको प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। ओके, और इसको अडॉप्ट किया गया 22 जैन 1947 को। तो आपको ये डेट याद रखना है। ओके,
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया, तो इसको उसके बाद एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है कि इसको किस दिन प्रेजेंट किया गया, किस दिन अडॉप्ट किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप जो आप स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, यही है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि प्रेजेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए, ये है हमारा पूरा प्रियम्बल, ठीक है, यही है हमारा पूरा प्रियम्बल, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बात आता है कि जब से प्रियम्बल लिखा गया है उसको कितनी बार अमेंड किया गया है, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब से हमारा प्रियम्बल लिखा गया है इसको केवल एक बार अमेंड किया गया है, वो भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारे जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया गया है। उसके बाद इसको आज तक कभी भी अमेंड नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अमेंडमेंट के बाद इसमें 3 और वर्ड ऐड किए गए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो पहला वर्ड ऐड किया गया है वो है सोशलिस्ट, सेकंड है सेक्युलर और थर्ड है इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं आफ्टर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए हम लोग पूरे ये जो प्रियम्बल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले बात होती है सोर्स की, फिर होती है नेचर की, ऑब्जेक्टिव की और लास्ट में होती है डेट की बात। तो देखिए यहाँ पे सोर्स जो है हमारे प्रियम्बल का सोर्स क्या है, तो सोर्स में यहाँ पे प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स यहाँ पे देखिए सोर्स में लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिया। क्या कोई बाहर एक्सटर्नल कोई पावर है, एक्सटर्नल कंट्री ने ये इंडिया को ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया, या कहाँ से ये आया। ओके, तो इसके देखिए यहाँ सोर्स में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई और ने नहीं बल्कि इंडिया के लोगों ने ही ये इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि इंडिया के लोगों के बिहाफ में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों को दिया है। ओके, तो किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया के लोगों ने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ओके, अब देखिए जो सेकंड में आ जाता है हमारा नेचर, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसके 5 पूरे नेचर प्रियम्बल में बताए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला है सोवेरियन, सेकंड है डेमोक्रेटिक, थर्ड में आता है हमारा सेक्युलर, फोर्थ में आता है सोशलिस्ट और फिफ्थ में आता है हमारा रिपब्लिक। ये जो 5 है वो नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, पांचों क्या हैं, आपको अगर डेफिनेशन नहीं पता तो मैं पांचों को अच्छे से बताऊंगी बाद में। ठीक है, अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए कि ये 5 जो हैं ये नेचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, अब आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, मीन्स उद्देश्य क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव 4 हैं। पहला आ जाता है जस्टिस, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा इसलिए गया कि जस्टिस मिलने के लिए। ठीक है, कि अगर किसी के साथ कोई गलत होता है उसको जस्टिस मिल जाए। ठीक है, सेकंड में आता है हमारा इक्वलिटी, ताकि हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको इक्वली देखा जाए, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। थर्ड में आ जाता है लिबर्टी, मीन्स किसी को भी दबाव ना मिले, सारे लोग फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। ओके, ये सारे आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फोर्थ में आ जाता है हमारा फ्रैटर्निटी। ठीक है, फ्रैटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा। ठीक है, ब्रदरहुड मीन्स लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, किसी में कोई हेट्रेड ना हो, किसी में कोई वायलेंस ना हो, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। लास्ट हमारा आ जाता है प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है वो है डेट, मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कब अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया है, बट इसको जो फोर्स में लाया गया है वो लाया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो आपको डेट याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेचर का जो ये सोवेरियन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक था इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं ये क्या है। अब देखिए सोवेरियन मीन्स होता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, मीन्स जो देखिए यहाँ पे इंडिया जो है वो फ्री है किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से, मीन्स कोई हमारा जो पड़ोसी देश है या कोई और कंट्री जो है वो आके हमें नहीं बोल सकता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से फ्री है। कोई बाहर कंट्री का आके हमें नहीं बोल सकता है कि इंडिया को इसके साथ रिलेशन रखना चाहिए किसी कंट्री के साथ या नहीं रखना चाहिए।
चाहिए, वो इंडिया का खुद का मैटर है, ठीक है। कोई बाहर एक्सटर्नल कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको सोवेरियन बोला गया है कि मीन्स इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये अपने बाहर के और इंटरनल डिसीजन खुद लेगी, ओके। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे होता है पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये दोनों इंडिया में काम करेंगी। इसमें कोई भी ये नहीं है कि केवल प्राइवेट सेक्टर ही काम करेगा या केवल पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा। अगर कोई चाहता है अपना प्राइवेट कुछ काम करना, प्राइवेट कुछ खोलना, तो वो कर सकता है। पब्लिक में भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट करेगी वो भी उस काम चलते रहेगा और यहाँ पे प्राइवेट भी काम होगा, ठीक है। दोनों साइड बाय साइड काम चलेंगे, ओके। अब थर्ड में हमारा आ जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? अब देखिए, डेमोक्रेटिक मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ये इसके जस्ट अपोजिट है। मीन्स इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर आज अभी कोई मतलब प्रेसिडेंट है तो उसका जो बेटा आएगा वही प्रेसिडेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो प्रेसिडेंट या फिर जो भी इलेक्ट किए जाएंगे वो लोगों के द्वारा ही किए जाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट करके आगे भेजे जाएंगे, ओके, रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेक्युलर। मीन्स इंडिया जो है, इंडिया के लोग हैं वो फ्री हैं किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी फोर्स नहीं करेगी कि वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करे, ठीक है। यहाँ के लोग पूरी तरह से फ्री हैं, वो जो रिलीजन चाहें वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन है। स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, ओके। तो इसका मतलब होता है सेकुलर। जो हमारा लास्ट वर्ड आ जाता है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स देखिए यहाँ पे कि इंडिया का जो एक है वो हेड होगा, ओके, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहेंगे, उसको हेड माना जाएगा। वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुन के आगे भेजा जाएगा, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं होगा जैसे कि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का बेटा ही आगे वो प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि ये जो भेजे जाएंगे, जो एक प्रेसिडेंट के बाद जो अगला नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा वो लोगों के द्वारा ही चुन के भेजा जाएगा, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, लेकिन वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको ये पसंद आया हो, ठीक है। थैंक यू।